Good morning to all of you. Today we discussed about plastic analysis of simply supported beam. In this method, plastic analysis of structure will be find out by two methods: static methods and kinematic methods. Static method is also termed as LBT and kinetic method is also termed as UBT. So in this method we calculate collapse load, value of collapse load of structure such as simply supported beam, cantilever beam, fixed beam. तो यहाँ पर हम इसका प्रोसीजर फर्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट प्रोसीजर ऑफ प्लास्टिक एनालिसिस. In this method, step first we calculate degree of static indeterminacy. In degree of static indeterminacy, where r is the number of unknown reaction and small r is the number of equilibrium conditions. यहाँ पर unknown reaction वो होगी जो आपकी सपोर्ट पर होगी. अगर कोई भी वर्टिकल लोड लग रहा है तो एक सिंपली सपोर्टेड पे कितनी रिएक्शंस आएगी? एक तो वर्टिकल फोर्स आएगा, मूवमेंट वहाँ होगा नहीं क्योंकि सिंपली सपोर्टेड है, तो वहाँ पर मूवमेंट क्या हो जाएगा? जीरो. तो इस कंडीशन में सिंपली सपोर्टेड पे एक सपोर्ट पे कितनी रिएक्शन होगी? ओनली वर्टिकल रिएक्शन होगी क्योंकि जो आपका लोड लग रहा है वो वर्टिकल डाउनवर्ड लग रहा है. तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन क्या हो जाएगी? जीरो. तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशंस की बात करें तो नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन सिंपली सपोर्टेड बीम की केस में कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी. 2 क्यों हो जाएगी? एक तो हो जाएगा आपका समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स है जीरो और सेकंड हो जाएगा समेशन ऑफ मूवमेंट जीरो. यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होगी नहीं तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन हॉरिजॉन्टल होगी नहीं. इन सेकेंड स्टेप वी कैलकुलेट प्लास्टिक हिंज. अब प्लास्टिक हिंज क्या होती है? प्लास्टिक हिंज वह लोकेशन होती है जहाँ पर अगर हम किसी भी बीम या स्ट्रक्चर पर लोड अप्लाइड करते हैं तो लोड अप्लाइड करते करते सबसे फर्स्ट एक्सटर्नल फाइबर स्ट्रेच होंगे, अपनी यील्ड पॉइंट तक जाएंगे, मैक्सिमम लिमिट तक जाएंगे. जैसे ही हम और लोड फर्दर अप्लाइड करते हैं यील्ड कंडीशन से आगे, तो उसके जो इंटरनल पार्ट्स हैं उसके अंदर भी क्या होता है? स्ट्रेसेस जनरेट होती हैं. और जब एक्सटर्नल इंटरनल दोनों पार्ट एज ए क्या पिन सपोर्ट की तरह बिहेव करने लग जाए तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? प्लास्टिक हिंज. तो प्लास्टिक हिंज कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जो आपकी डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी आई है उसमें +1 करते ही नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज हो जाएगी. अब प्लास्टिक हिंज कैसे और क्या लोकेशन होनी चाहिए तो उसके लिए भी IS इंडियन स्टैंडर्ड कोड कहता है कि एट फिक्स सपोर्ट, अंडर पॉइंट लोड, एट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, एट चेंज ऑफ क्रॉस सेक्शन, एट चेंज ऑफ मटेरियल, इन 5 कंडीशंस पर आपकी प्लास्टिक हिंज हो सकती है. इन नेक्स्ट स्टेप थर्ड वी कैलकुलेट डिप्लेक्शन. डिप्लेक्शन और डिस्प्लेसमेंट कुछ भी बोल सकते हैं. जहाँ पर आपका लोड लग रहा है उस लोड के नीचे उसका जो बीम का डिस्प्लेसमेंट है या डिप्लेक्शन है वो कितना है, तो वो क्या होगा आपका? जो आप जिस सपोर्ट से आपका जो लोड लग रहा है, मान लीजिए सिंपली सपोर्टेड में सपोर्ट A से L/2 पर कोई लोड लग रहा है तो वहाँ पर डिप्लेक्शन होगा जो आपकी लेंथ है, लेंथ इंटू जहाँ जो जितना वहाँ से रोटेशन हो रहा है, रोटेशन लेंथ इंटू रोटेशन वो डिफ्लेक्शन हो जाएगा. इन फर्दर स्टेप टू कैलकुलेट इंटरनल वर्क डन. इंटरनल वर्क डन किसकी वजह से होता है? तो यहाँ पर हम 2 वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट इंटरनल, सेकंड एक्सटर्नल. इंटरनल वर्क डन होता है वो हमेशा मूवमेंट की वजह से होता है, एक्सटर्नल वर्क डन होता है वो हमेशा एक्सटर्नल लोड की वजह से होता है. तो इंटरनल वर्क डन क्या हो जाएगा? मूवमेंट इंटू उस मूवमेंट की वजह से रोटेशन. और एक्सटर्नल वर्क डन क्या हो जाएगा? जो आपका अप्लाइड लोड है, जो एक्सटर्नल लोड है, लोड इंटू जो आपका डिफ्लेक्शन है, जो डिफ्लेक्शन आपने स्टेप थर्ड में कैलकुलेट किया है. फिर नेक्स्ट स्टेप हम भी कैलकुलेट करेंगे कोलाप्स लोड, वैल्यू ऑफ कोलाप्स लोड. हमारा यही टारगेट था कि हमें कोलाप्स लोड की वैल्यू निकालनी है. तो कोलाप्स लोड की वैल्यू कैसे निकालेंगे? एक प्रिंसिपल है बाय द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन. वर्चुअल वर्क डन क्या कहता है कि कोई भी आपका स्ट्रक्चर अगर इक्विलिब्रियम में है तो उसके इंटरनल वर्क डन किया गया वर्क डन माइनस एक्सटर्नल वर्क डन किया गया वो समेशन टोटल कितना होता है? जीरो. जितना एक्सटर्नल वर्क डन होगा उतना ही इंटरनल वर्क डन होगा. तो टोटल वर्क डन इक्वल टू जीरो, एक्सटर्नल वर्क डन माइनस इंटरनल वर्क डन इक्वल टू जीरो. फिर इसी के बारे में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं. एक सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ 10 मीटर लेंथ, 10 मीटर लेंथ की एक सिंपली सपोर्टेड बीम दे रखी है विद ए पॉइंट लोड लग रहा है
यहाँ पर आपका P, हमें कोलैप्स लोड की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर एक जो हमारा लोड लग रहा है वो P कहाँ पर लग रहा है, सेंटर पर लग रहा है। तो हमें निकालना है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कोलैप्स लोड। तो हम फर्स्ट क्या करेंगे, निकालेंगे क्या, ये आपको एक बीम दे रखी है और सिंपली सपोर्टेड है, एक पॉइंट लोड P लग रहा है, कहाँ पर लग रहा है, सेंटर में लग रहा है 5 मीटर पर C पर। तो स्टेप फर्स्ट में हमें क्या निकालना, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी। डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी कैसे निकालते हैं, R माइनस आर, आर है नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन, स्मॉल आर है नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशंस। अब नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन ये सिंपली सपोर्टेड है, इसके ऊपर से वर्टिकल लोड लग रहा है, तो यहाँ पर वर्टिकल रिएक्शन आएगी। इसके अतिरिक्त क्या आएगा, मूवमेंट होगा, मूवमेंट नहीं होगा क्योंकि मूवमेंट यहाँ पर क्या होगा, जीरो। और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होगी, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी नहीं होगी क्योंकि आपका जो लोड लग रहा है कैसे, वर्टिकल। अगर किसी एंगल से लगता तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होती। यहाँ पर एक रिएक्शन हो गई, यहाँ पर भी एक होगी, तो एक और एक, दो रिएक्शन हो गई। तो कितनी रिएक्शन हो गई अननोन, दो। इक्विलिब्रियम कंडीशन कौन कौन सी होगी, एक तो आपका वर्टिकल समेशन जीरो होगा। अब सेकंड कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, मूवमेंट का, क्योंकि यहाँ पर तो मूवमेंट जीरो होगा, यहाँ पर मूवमेंट जीरो होगा, बट बीम में यहाँ कहीं पर मूवमेंट होगा, यहाँ पर तो मैक्सिमम होगा, तो सेकंड मूवमेंट जीरो होगा। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन कितनी आ गई, 2। तो हमारा डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी कितना हो गया, 0। नेक्स्ट स्टेप वी कैलकुलेट नंबर ऑफ प्लास्टिक इंच। प्लास्टिक इंच क्या होती है, स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी प्लस 1। तो यहाँ पर हमारा डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी क्या आया था, 0। तो नंबर ऑफ प्लास्टिक इंच क्या हो गई, 1। फिर हमें ने देखा था कि लोकेशन ऑफ प्लास्टिक इंच, तो लोकेशन ऑफ प्लास्टिक इंच कहाँ कहाँ पर हो सकती है, फिक्स सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट यहाँ दिखाई दे रहा है नहीं। सेकंड मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट अभी कैलकुलेट करना है तो हम पता नहीं कर सकते। थर्ड क्या हो सकता है, अंडर पॉइंट लोड, हाँ पॉइंट लोड के अंडर हो सकता है। कितनी थी हमारे प्लास्टिक इंच, 1, तो यहाँ अंडर पॉइंट लोड, यहाँ पर प्लास्टिक इंच हो सकती है। ठीक है, तो हमें लोकेशन पता चल गई प्लास्टिक इंच की, एट सेंटर पर P अंडर पॉइंट लोड हो गई। तो अब हमें मैकेनिज्म डायग्राम बनाया है कि ये डायग्राम कुछ इस तरह से जो बीम है वो आपकी डिफ्लेक्ट होगी। ये आपका डिफ्लेक्शन है, यहाँ से इसके सेंटर पर एक लोड लग रहा है, उसके नीचे जस्ट डिफ्लेक्शन है। तो यहाँ पर जब ये डिफ्लेक्ट होगी तो यहाँ पर कुछ रोटेशन होगा, उसको मैंने नाम दिया θ1 से, इसको नाम दिया θ2 से। अगर आपकी लेंथ ये सेंटर पर ही लग रहा है तो θ1 और θ2 इक्वल होंगे। अगर लेंथ चेंज हो जाए तो उस कंडीशन में θ1 और θ2 अलग होंगे, इसलिए मैंने पहले से ही अलग अलग रख दिया। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अगर सेंटर पर लग रहा है तो हमेशा ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अगर नहीं लग रहा है तो उस कंडीशन में ये अलग होंगे, वो भी कैसे निकलते हैं बता दूंगा। अब हमें निकालना है डिफ्लेक्शन या डिस्प्लेसमेंट। तो डिफ्लेक्शन डेल क्या होगा, तो मैंने बताया था डिफ्लेक्शन क्या होता है, जो आपका लेंथ है, लेंथ इंटू रोटेशन। तो यहाँ पर लेंथ इंटू रोटेशन, लेंथ इंटू रोटेशन, इसकी वजह से क्या आएगा, θ1 इक्वल टू θ2, तो उसको मैंने मान लिया है थीटा। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा फोर्थ है इंटरनल वर्क डन। इंटरनल वर्क डन क्या होगा कि इंटरनल वर्क डन किसकी वजह से होता है, मूवमेंट की वजह से, तो मूवमेंट इंटू रोटेशन। इंटरनल वर्क डन क्या हो गया, मूवमेंट इंटू रोटेशन। तो यहाँ पर देखिए रोटेशन हो रहा है, बिल्कुल जी हाँ हो रहा है, यहाँ पर रोटेशन हो रहा है, जी हाँ यहाँ पर भी हो रहा है। अब मूवमेंट यहाँ पर क्या है, 0, यहाँ पर मूवमेंट क्या है, 0, यहाँ पर मूवमेंट क्या है, MP प्लास्टिक मूवमेंट है। तो यहाँ पर इंटरनल वर्क डन क्या हो जाएगा, 0, यहाँ पर इंटरनल वर्क डन क्या हो जाएगा, 0, यहाँ पर इंटरनल वर्क डन हो जाएगा मूवमेंट इंटू रोटेशन, MP इंटू θ1 प्लस θ2। तो यहाँ देख लीजिए MP इंटू θ1 एट A, तो MP यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0, तो पूरी टर्म्स क्या हो जाएगा आगे 0। यहाँ पर MP इंटू θ2 एट C, तो C यहाँ पर मूवमेंट 0 नहीं है, तो MP इंटू θ1 प्लस θ2, और θ1 और θ2 क्या है, थीटा, तो 2MP इंटू थीटा। यहाँ पर MP इंटू θ2 एट B, यहाँ पर मूवमेंट 0 है, तो इंटरनल वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। तो मूवमेंट एट A एंड B इज 0 क्योंकि सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो यहाँ इंटरनल वर्क डन क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल वर्क डन A पर 0 हो जाएगा, B पर 0 हो जाएगा, C पर MP इंटू 2 थीटा। तो टोटल इंटरनल वर्क डन MP इंटू 2 थीटा। आगे हमारा स्टेप है 5 एक्सटर्नल वर्क डन। एक्सटर्नल वर्क डन क्या होता है कि जो आपका बाहर से आप जो बीम पर लोड अप्लाइड कर रहे हैं, जैसे 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जितना भी आप लोड अप्लाइड कर रहे हैं, जैसे एज ए पॉइंट लोड हो सकता है, UDL हो सकता है, UVL हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक्सटर्नल वर्क डन क्या होगा कि जो लोड है और उसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो होता है एक्सटर्नल वर्क डन। तो क्या हो जाएगा, आपका लोड कितना है, PU,
और डिस्प्लेसमेंट कितना था 5 थीटा 1 5 थीटा 2 और थीटा 1 और थीटा 2 को हम इक्वल थे तो इसलिए उसको थीटा रख रहे हैं तो 5 थीटा। अब स्टेप 6 है टू कैलकुलेट कोलैप्स लोड बाय द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन। अब प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन क्या होता है, एक ये इमेजनरी वर्क डन है जिसकी क्या होता है कि टोटल वर्क डन इक्वल टू 0, इंटरनल वर्क डन एक्सटर्नल वर्क डन माइनस इंटरनल वर्क डन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इक्वल टू 0, तो एक्सटर्नल वर्क डन इक्वल टू इंटरनल वर्क डन। एक्सटर्नल वर्क डन हमने अभी निकाला था PU इंटू 5 थीटा और इंटरनल वर्क डन हमने लास्ट स्टेप में निकाला था 2 MP इंटू थीटा। तो यहाँ पर हम इक्वेट करेंगे तो हमारा जो कोलैप्स लोड की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी 2/5 MP 0.4 MP। तो ये हमने एक तरीका पढ़ लिया सिंपली सपोर्टेड अगर इन केस ऑफ पॉइंट लोड, जब आपका पॉइंट लोड लग रहा हो उस कंडीशन